हेलो। हाँ बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 में विषय भूगोल सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक उप सब विषय है और इस भूगोल में हम आपको पाठ 4 कृषि के बारे में बताने जा रहे हैं। पाठ 4, अब आप कहेंगे कि आपने पाठ 1 ही करा है, 2 और 3 कहाँ गए? तो इसके लिए 2 और 3 जो पाठ थे पिछले साल भी कोरोना के लिए हटा दिए गए थे, 30% कोर्स जो हटाया गया था उसमें 2 और 3 पाठ अभी हटाए गए हैं। पाठ 4 जो कृषि है, इसके अंतर्गत कृषि के बारे में मैं आपको विस्तृतपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जानकारी आपको अपने खेती करने के काम भी आएगी और खेती के बारे में बहुत सारे फसलों की जानकारी होगी जिससे कि आप अनभिज्ञ रहते हैं। कक्षा में पूछा जाता है कि मसूर का पौधा कैसा है, चने का पौधा कैसा है, तो आप नहीं जानते नहीं, इसलिए सारी जानकारी कराई जाएगी। अब आप ध्यानपूर्वक मेरे जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ सारांश के रूप में, इसे सुनेंगे और जहाँ कहीं भी आपको परेशानी लगे वहाँ आप पूछ सकते हैं खड़े होकर के। तो ये आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय भूगोल, पाठ 4 कृषि, इसको अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं, पहला बिंदु है परिचय देता हूं मैं आपको। कृषि प्रधान देश भारत ऋषि मुनियों की भूमि है। प्राचीन काल से ही यहाँ कृषि का कार्य होता आया है। पहले समय में यहाँ पर 80% लोग कृषि का काम करते थे। पाश्चात्य देशों के कृषि अनुसंधान के द्वारा यहाँ कृषि के क्षेत्र को विकसित किया गया और धीरे धीरे इस कृषि को औद्योगिक तरीके से अपनाया गया, यानी कृषि के अंतर्गत होने वाली फसलों से अनेक प्रकार के उद्योग धंधों को भी चालू किया गया। तो ये कार्य हमने पाश्चात्य देशों से लिया, यानी यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रसिया, चाइना, इन अनेक देशों से कृषि में एक नया बदलाव आया। पहले जो हमारी कृषि थी वो रूढ़िवादिता पर थी, प्राचीन कृषि यंत्रों पर आधारित थी। धीरे धीरे शिक्षा के प्रभाव के कारण हमने पाश्चात्य देशों से बहुत कुछ सीखा और इस कृषि को औद्योगिक कृषि में बदला। जैसे कृषि के अंतर्गत सूती वस्त्र के लिए कपास हम पैदा करते थे और उसके जो रुई हमें प्राप्त होती थी उसको घरों में लेडी छोटे छोटे चरखों पर धागा बनाती थी, फिर उसको धागे को इकट्ठा करके कपड़ा बुना जाता था, तब हम कहीं उस कपड़े को पहनते थे। किंतु मशीनरी युग ने उसको एक औद्योगिक दर्जा दिया, यानी सूती वस्त्र के बड़े बड़े कारखाने लगाए गए और उन कारखानों में जैसे एक चरखा चलता था तो एक व्यक्ति काम करता था, ऐसे ऐसे बहुत सारी मशीनें बनाई गई जिनमें एक के साथ 100 तक वे काम कर रहे थे बुनाई के लिए, यानी 100 व्यक्तियों का काम एक मशीन कर रही है। इस प्रकार से कृषि को औद्योगिक दर्जा दिया गया। इसी प्रकार से गन्ने की खेती की गई और उसके लिए चीनी प्लांट लगाए गए जिसमें अनेकों मजदूर काम करते हैं, अपनी मजदूरी प्राप्त करते हैं, जीविका का निर्वाह करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, गन्ना बहुत कम होता था हमारे देश में और उसका गुड़ बनाया जाता था, बस खांड बनाई जाती थी, चीनी प्लांट नहीं थे। तो धीरे धीरे मशीनरी युग में हम बढ़े और कृषि को भी औद्योगिक दर्जा देने के लिए हम आगे आए।
अनेक कृषि पर आधारित उद्योग हम देख रहे हैं। चाय उद्योग है, जूट उद्योग है, चीनी उद्योग है। तो इस प्रकार से अनेक उद्योगों को कृषि के द्वारा चलाया जाता है। बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, खेती की जाती है। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश तो था ही, इसके साथ साथ हमने पाश्चात्य देशों से कृषि सीखी। मशीनरी युग हमारे देश में आया और अच्छी नई नई किस्म की फसलों की वैरायटी, नए नए तकनीकी यंत्र, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि यहाँ आए। एलिवेटर, जिनमें बड़ी मात्रा में फसलों को रखा जाता है, जिन्हें हम गोदाम कहते हैं। तो ये औद्योगिक कृषि में बदल गया, जिससे कि हमें उत्पादन अधिक हुआ और उद्योग धंधे लगने से अधिक लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। और हम आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अधिक उत्पादन जब हमारा होता है तो हम अपने योग्य अपने पास रखते हैं, जितना हमें खाने को भरपूर होता है, और शेष बचे हुए खाद्यान्न को हम विदेशों को निर्यात भी करते हैं। पहले कम जनसंख्या होते हुए भी लोग भूख के लिए तरसते थे, यानी भूखे रहते थे। भोजन की 2 टाइम की बजाय 1 टाइम करते थे, क्योंकि खाने के लिए अनाज कम पड़ता था। अब जब से हमने इस कृषि को औद्योगिक दर्जा दिया है, तब तक हम देख रहे हैं अब कि हम अपने इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने के बाद भी हम विदेशों को खाद्यान्न निर्यात करते हैं। ये रहा परिचय। अब हम चलते हैं कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकारों में पहला बिंदु है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि ऐसी कृषि है जिसमें एक परिवार अपने भरण पोषण के लिए कम से कम जमीन पर उत्पादन करता है, और यह उत्पादन उसके लिए मानसून यानी वर्षा पर आधारित होता है। कुछ दिनों तक वह वहाँ पर अपना उत्पादन करता है और अपने परिवार को उसमें लगाए रखता है। ऐसी कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं, जो अपने जीवन निर्वाह के लिए इकट्ठा परिवार होकर के कृषि करते हैं। दूसरा बिंदु है गहन कृषि। गहन कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर आबादी अधिक होती है, और अधिक आबादी का भरण पोषण करने के लिए गहन कृषि, यानी इसको मिश्रित कृषि भी कहते हैं, यानी एक साथ 2 या 3 फसलों को एक साथ बोना, और उससे हमें अधिक उत्पादन होता है और अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। तो कम जमीन में अधिक फसलों का एक साथ उगाना ये गहन कृषि कहलाता है, जिससे कि हमें अधिक फसलें पैदा करने के लिए प्रेरित होते हैं और उससे हमारा भरण पोषण अच्छी प्रकार से चलता है। जैसे आप देख रहे हैं कि पीपल मंडी भी खड़ा हुआ, उसके अंदर लौकी की बेल भी खड़ी कर दी। तंबाकू है तो प्याज भी उसके साथ बो दिया, गन्ना है तो गेहूं बो दिया उसके साथ, गन्ने में पीपल मंडी लगा दिया, यानी एक एक साथ 2 या 3 फसलें हम ले लेते हैं। तो ये कृषि हमारी गहन कृषि कहलाती है। तीसरी है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि ये बड़े पैमाने पर की जाती है और अनेक प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। आजकल हम देख रहे हैं पुराने हल बैल से खेती नहीं करते लोग, ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के साथ टीलर, हैरो, रूटावेटर आदि अनेक प्रकार के यंत्र आ गए हैं, जिनसे हम जुताई कम समय में अधिक से अधिक जुताई कर लेते हैं। यहाँ तक कि पहली फसल काटने के बाद खेत से बाहर निकाला और ट्रैक्टर लगा दिया, उसमें जुताई करी, 2 घंटे में ही दूसरी फसल बो दी। तो ये हम सब क्यों कर पाए? आधुनिक यंत्रों के द्वारा। तो ऐसी कृषि जो वाणिज्यिक कृषि है, ये यंत्रों के द्वारा, आधुनिक
बीज, आधुनिक खाद, इन सब का प्रयोग करके, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और अच्छे कृषि बीज हम, जैसे कि संकर बीज हुआ, इस प्रकार से बोते हैं, उसमें अधिक उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से हम फसल करते हैं, जो यह होती है वाणिज्यिक कृषि। इसके बाद आता है रोपण कृषि। तो रोपण कृषि में क्या होता है भाई? रोपण कृषि ऐसी कृषि को कहते हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र में किसी एक विशेष प्रकार की फसल को बोते हैं, जैसे रबड़, गन्ना, चावल यानी धान। ये बड़े बड़े क्षेत्रों में एक साथ रोप करके की जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है। तो ऐसी कृषि को हम, चाय की खेती भी रोपण कृषि में आती है, तो रोपण कृषि कहते हैं। इससे आगे नेक्स्ट बिंदु है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि हमने पाश्चात्य देशों से सीखी, यानी बड़े बड़े फार्म बनाते हैं। इसमें बहुत बहुत बड़े फार्मों पर हम कृषि यंत्रों के द्वारा जो हम खेती करते हैं, इसको वैज्ञानिक खेती भी कहते हैं। यानी वैज्ञानिकों के सुझाव द्वारा नए नए प्रकार के बीज और नए नए प्रकार के रासायनिक उर्वरक, नए नए प्रकार के तकनीकी यंत्र, इनके द्वारा जो हम बड़े बड़े फार्मों के द्वारा फार्मिंग खेती जो करते हैं हम, ऐसी कृषि को विस्तृत कृषि या फार्मिंग कृषि कहा जाता है। हमारे देश में ये बहुत कम पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा या उत्तराखंड के कुछ भागों में इस प्रकार की कृषि का प्रचलन किया जाता है। हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में यूएसए है, रसिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, उनमें तो ये खेती, कनाडा है, उन देशों में खेती कैसे की जाती है, जैसे कि आपने कक्षा 8 में पढ़ा है कि वहाँ पर हमारे जैसी खेती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल ज़्यादा है खेती का। तो ऐसे क्षेत्रों में कृषि करने के तरीकों में बदलाव करना ही पड़ता है। वहाँ पर जैसे अपने यहाँ ट्रैक्टर चला दिया, बीच से एक आदमी ने जुगाली लिया, बाल्टी में बीज लिया, बखेरने लगे। अब इतने बड़े फार्म में वहाँ कैसे बखेर देंगे? हैं तो 10-5 बीघे खेत होता, काम चल जाता है, ज़्यादा ज़मीन ही नहीं है हर व्यक्ति पर। अब यहाँ हमारे यहाँ औसतन ज़मीन अगर हम लगाएंगे तो 60% कृषक तो ऐसे हैं जिनके पास 10 बीघे से भी यानी 10 बीघे से ज़मीन कम है, 2 एकड़ से भी कम है। 20% ऐसे हैं जिन पर 50 बीघा 40 बीघा मिलेगी, और 5 से 10% ऐसे मिलेंगे जिन पर 100 बीघा या 100 बीघे से ऊपर मिलेगी। किंतु यूएसए में हम चलते हैं तो वहाँ पर जो मामूली से मामूली किसान, वहाँ पर 4000 बीघा ज़मीन छोटे से छोटे किसान पर मिलेगी। तो ऐसे इतनी बड़ी खेती करने के लिए हमें हाथ से बखेरना काम नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर बीज और खाद को बखेरने के लिए, खेतों में बखेरने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। हेलीकॉप्टर से बीज बखेरते हैं, खाद बखेरते हैं, छिड़काव करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी कृषि को हम विस्तृत कृषि कहते हैं, जो हमारे देश में बहुत कम क्षेत्र में इस प्रकार से कृषि की जाती है। पंजाब, हरियाणा या उत्तराखंड के तराई के क्षेत्र में, जहाँ पर बड़े बड़े फार्म बने हुए हैं, वहाँ पर ऐसी खेती करते हैं। अन्य क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का दबाव होने के कारण और क्षेत्रफल कम होने के कारण हम इस प्रकार की कृषि का प्रयोग नहीं कर पाते। लास्ट में एक पॉइंट और है, यह है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि ऐसी कृषि है जिसमें किसी प्रकार का ना रासायनिक उर्वरक प्रयोग होता है और ना ही दवाइयाँ प्रयोग होती हैं। तो बिना रासायनिक उर्वरक और बिना दवाइयों के जो खेती की जाती है, ऐसी कृषि को कार्बनिक कृषि कहा जाता है। इसमें पैदावार तो कम होती है, किंतु जो भी पैदा होता है वो शुद्ध होता है। अब जैसे हम
आजकल फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, या अन्न उगा रहे हैं, गेहूं, चावल आदि आदि, गन्ना, सब में हाइब्रिड फसलें आ गई हैं और सब में दवाइयों का अधिक प्रयोग होता है। जो फसल 2 महीने में होती थी वो 1 महीने में तैयार हो जाती है, जो 4 महीने में होती है 2 महीने में तैयार हो जाती है। उसमें कोई स्वाद नहीं होता, वो शरीर के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि ज्यों ज्यों हम दवाइयों का प्रयोग खेती में करते हैं वैसे ही हमारे उसका दवाइयों का असर, रासायनिक उर्वरकों का असर उस खाद्यान्न में आता है, और उस खाद्यान्न को हम खाते हैं तो हम अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार कार्बनिक कृषि में जो पैदा हुआ अनाज है, जब हम उसे खाते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम बीमार कम पड़ते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये मैंने आपको बच्चों कृषि के प्रकार बताए। अब हम चलते हैं, दूसरा बिंदु है भारत की प्रमुख फसलें। ये भारत की प्रमुख फसलों के अंतर्गत हम 3 प्रकार की फसलें देख रहे हैं। 3 प्रकार की फसलें। पहली फसल है ये खरीफ की फसल। अब ये जो खरीफ की फसल है, ये वर्षा काल के प्रारंभ में, यानी जो समय अब चल रहा है, जून और जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इस खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, कपास, मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, ये फसलें बोई जाती हैं। इनका क्षेत्र, हम भारत के मानचित्र की तरफ चल रहे हैं। अब देखो बच्चों, मानचित्र में देखिए तो ये जो फसलें हैं, इनमें मुख्य रूप से धान की फसल के बारे में बता रहा हूँ। जहाँ पानी अधिक बरसता है, जहाँ वर्षा अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों में, ये आप देख रहे हैं असम, और असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ भाग। ये जो पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट के जो प्रदेश हैं सारे, इनमें अधिक वर्षा होती है क्योंकि ये समुद्र के निकट हैं। जैसे ही मानसून बंगाल की खाड़ी से चलता है तो पहले तटीय भागों में वर्षा करता है, अरब सागर से चलने वाला मानसून भी तटीय भागों में वर्षा करता है, जिससे कि इन प्रदेशों में चावल की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। और यहाँ तक कि बंगाल, असम और उड़ीसा में चावल की 3 प्रकार खेती की जाती है, यानी 3 बार चावल बोया, काट दिया, फिर चावल बो दिया, फिर काट दिया, फिर चावल बोया, यानी धान को 3 बार बोया जाता है और 3 फसलें धान की ली जाती हैं। और उसके बाद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी है। क्यों? क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों की अधिकता है, इसलिए यहाँ पर भी धान की पैदावार अधिक होती है। इसके बाद हम दूसरा देख रहे हैं खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा। तो ज्वार बाजरे की जो फसल है वो ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ रेतीली मिट्टी होती है, जैसे राजस्थान, गुजरात का कुछ भाग, मध्य प्रदेश। तो इन भागों में ये मूंगफली, ज्वार और बाजरा, इनकी खेती अधिक मात्रा में की जाती है। अब आती है कपास। तो कपास भी खरीफ की फसल है। कपास की खेती गुजरात और महाराष्ट्र, इन 2 प्रदेशों में, ये देख रहे हैं महाराष्ट्र और ये गुजरात, इन 2 प्रदेशों में काली मिट्टी पाई जाती है और ये काली मिट्टी कपास के लिए उत्तम मानी जाती है। और ये काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के फटने से जो लावा ज़मीन से निकला, उसमें अनेक प्रकार की गैसें, धुआं और
काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये फसल कपास की फसल के लिए उत्तम मिट्टी मानी जाती है, इसलिए कपास अधिक पैदा होती है। इसीलिए जब यहाँ कपास अधिक पैदा होती है दोनों प्रदेशों में, तो भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र के जो कारखाने हैं वो गुजरात में जो अहमदाबाद नगर है, यहाँ पर 91 कारखाने सूती वस्त्र के हैं। अहमदाबाद पहले गुजरात की राजधानी थी, वर्तमान में गांधीनगर हो गई है। तो गुजरात में गांधीनगर जो राजधानी, वहाँ पर भी और अहमदाबाद में भी अनेक कारखाने पाए जाते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि भारत का मैनचेस्टर क्या है? भाई मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर संसार की सबसे अधिक मिलें सूती वस्त्र की पाई जाती थीं उस समय जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। और हमारा ही देश नहीं, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड जो कहते हैं उसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का शासन पूरे विश्व के 80% देशों पर था। अफ्रीका के देशों पर था, एशिया के बहुत सारे देशों पर था, जिसमें हमारा देश भी था। तो इस प्रकार से उस स्थान को मैनचेस्टर कहा जाता था इंग्लैंड में, जहाँ पर सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने थे। कपास को अपने उपनिवेशों से ले जाते थे, इंग्लैंड के जो गुलाम देश थे वहाँ से कपास ले जाते थे और वहाँ पर कारखाने अधिक थे। कारखानों में जो वस्त्र बनते थे वो अच्छे होते थे और उनको फिर ला करके उन देशों में बेच देते थे जो देश उनके उपनिवेश थे यानी गुलाम थे। तो इसलिए मैनचेस्टर पूरे संसार में सूती वस्त्र के लिए विख्यात था। अब ज्यों ज्यों देश आज़ाद हुए और उन देशों में फिर अपनी स्वतंत्रता के रूप में आगे उभरे और उन देशों में जो सूती वस्त्र के कारखाने लगाए गए, तो जहाँ पर सबसे अधिक सूती वस्त्र जिस देश में बना, उस देश के उस नगर को या उस क्षेत्र को मैनचेस्टर की उपाधि दी गई। इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब हम चलते हैं उत्तरी भारत की तरफ। तो उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है, ये आप देख रहे हैं कानपुर नगर जो जिला है, और ये बहुत बड़ा है यहाँ, यानी महानगर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या की दृष्टि से कानपुर। तो यहाँ पर कानपुर में सबसे अधिक सूती वस्त्र के कारखाने उत्तर भारत में पाए जाते हैं इसमें। तो इस उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जापान में ओसाका को, चीन में शंघाई को मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। अनेक देशों में इस प्रकार की मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाने वाले अनेक देश हैं। अब हम चलते हैं, दूसरे प्रकार की फसल थी रबी की फसल। रबी की फसल, जो रबी की फसल है, इस रबी की फसल में मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये फसलें अधिक रूप में उगाई जाती हैं। तो मुख्य खाद्यान्न गेहूं। अब गेहूं कहाँ पाई जाती है? तो गेहूं के लिए यदि हम देखते हैं, भारत के मानचित्र में चलते हैं, तो सबसे अधिक जो गेहूं पैदा होता है वो पंजाब, यह है आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें गेहूं सबसे अधिक पैदा होता है। इसके बाद राजस्थान का कुछ भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इधर असम, इनमें गेहूं का क्षेत्र पाया जाता है। तो गेहूं हमारा दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है। सबसे पहले नंबर पर चावल, दूसरे नंबर पर गेहूं हमारा प्रमुख खाद्यान्न है जो रोजाना खाया जाता है। तो ये गेहूं का क्षेत्र मैंने आपको बताया। अब गेहूं के साथ साथ जौ, चना, मटर, ये फसलें होती हैं। सरसों पैदा होती है जिससे हम तेल खाते हैं, तेल प्राप्त करते हैं। अब तीसरे प्रकार की जो फसल है वो है जायद की फसल। यानी जायद की फसल में वो फसलें आती हैं। इससे पहले मैं थोड़ा एक बात बताऊं, जो रबी की फसल है वो कब बोई जाती है? ये नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है।
इसके बाद आती है जायद की फसल। तो जायद की फसल इन दोनों फसलों के बीच में बोई जाती है। जायद में क्या होता है, जायद की फसल बोई जाती है फरवरी से लेकर और मार्च में बोई जाती है। फरवरी मार्च में बो दी और अप्रैल और मई में ही ये फसल तैयार हो जाती है। यानी 1 महीने से 1.5 महीने का समय लगता है, ये फसल तैयार हो जाती है। इसमें क्या होता है, ककड़ी, तरबूज, खरबूजे, लौकी, ये चीज़ें आती हैं, सब्जियां आती हैं अनेक प्रकार की। अब पहले यह बात थी कि खरीफ की फसल में सब्जियां होती थी, लौकी होता था, किंतु वर्तमान समय में तकनीकी कारण, आधुनिक शिक्षा के कारण, वैज्ञानिक कृषि के कारण हम हर फसल को 12 महीने उगा लेते हैं। अब पहले जैसा सिस्टम नहीं है भाई बच्चों। टमाटर देखें 12 महीने टमाटर चल रहे हैं, बैंगन 12 महीने चल रहे हैं, आलू 12 महीने हैं। अब गन्ना भी 12 महीने बोया जाने लगा। पहले गन्ने का एक ही सीजन होता था कि जनवरी फरवरी में बोना शुरू करा, मार्च तक बो दिया, अप्रैल तक बो दिया। अब तो वर्षा काल में बोते हैं, जाड़ों में बो देते हैं और गर्मी में तो बोया ही जाता है। तो गन्ना 12 महीने बोया जाने लगा। तो ऐसे हर फसल अब 12 महीने बोए जाने लगी है और हर फसल 12 महीने हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से हम फसलों को प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार अब मैंने आपको ये तीनों फसलों के बारे में बताया, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। अब जायद की फसल जो भारत के मानचित्र में है, गन्ना भी जायद की फसल में गिना जाता है। तो सबसे ज़्यादा गन्ना हमारा उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना अधिक होता है। इसके बाद में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में भी गन्ने की पैदावार अधिक है। आजकल उत्तराखंड में भी गन्ना अधिक पैदा हो रहा है। तो इस प्रकार से अब पंजाब, हरियाणा में भी गन्ना हो रहा है। तो गन्ने की खेती में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु, इनमें गन्ने की खेती अधिक मात्रा में पैदा होती है। ठीक है बच्चों, अब इस पार्ट की वीडियो आप देखना है और इसको काम PDF के द्वारा आपको भेजा जाएगा, उसे करना है। इसे धन्यवाद।